हम कर रहे हैं 11th होम साइंस और हम हमारा चैप्टर नंबर 10 विविध संदर्भों में सरोकार और आवश्यकताएं, इसका क भाग जो कि है पोषण, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान, इसे हमने हमारी पिछले वीडियोस में कंप्लीट कर लिया है। और आज हम जानेंगे कि इस लेसन को आपने कितना समझा, कितना लर्न किया है, यानी हम आज करेंगे आपका मूल्यांकन। तो आइए शुरू करते हैं, हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? पोषण से उत्पादकता, आय और जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है। हमें इस कथन के बारे में अपनी राय देनी है। देखिए, हमने हमारे वीडियोस में किया था कि हम जो पोषण ले रहे हैं उससे हमारी उत्पादकता पे भी फ़र्क पड़ता है, हमारी आय यानी इनकम पे फ़र्क पड़ता है और हमारी जीवन की गुणवत्ता, हमारे लाइफस्टाइल पर भी फ़र्क पड़ता है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब हम स्वस्थ भोजन करते हैं तो जो हमारा शरीर है वो पोषक तत्वों को संसाधित करता है और इष्टतम ऊर्जा के लिए प्रयुक्त करता है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि भोजन यानी आहार को केवल खाना ही हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, बल्कि हमें स्वस्थ भोजन लेना है। स्वस्थ भोजन से हमारा यहाँ आशय क्या है? ऐसा भोजन जिसमें शरीर की आवश्यकता के अनुसार सारे पौष्टिक तत्व उपयुक्त मात्रा में मौजूद हों, यानी कि ना कम मात्रा में ना ही अधिक मात्रा में। तो जब हम ऐसा पौष्टिक भोजन करते हैं जिसमें सारे पोषक तत्व मौजूद हैं, तो हमारा जो शरीर होता है उसमें मौजूद पोषक तत्वों को प्रोसेस करके हमारे शरीर को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उतनी ऊर्जा हमें देता है। और अगर हम निम्न पोषण वाले खाद्य पदार्थ खाते हैं तो वो रिक्त कैलोरी के रूप में हमें ऊर्जा मिलती है। जितनी हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है उतनी ऊर्जा हमें नहीं मिल पाती है। और ऊर्जा यानी कि एनर्जी, अगर हमारे शरीर के पास ऊर्जा नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो हम कोई भी कार्य ढंग से नहीं कर सकते। हम जल्दी थक जाते हैं, हम पढ़ाई नहीं कर सकते, हम घर के काम नहीं कर सकते, हम हमारे कमाने के जो भी स्थल हैं वहाँ पर अच्छी अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। तो इन सब का फ़र्क पड़ता है हमारे पूरे जीवन पर। इसलिए हमारा शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्तर हमारे द्वारा ग्रहण किए गए आहार के आधार पर तय होता है। यानी हमारा जो फिजिकल स्टेटस है, हमारा जो मेंटल स्टेटस है, हमारा जो सोशल स्टेटस है, ये तीनों की तीनों चीज़ें किससे प्रभावित होती है? हम जो भोजन खा रहे हैं। क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर हमारे पास ऊर्जा नहीं है तो हम कोई कार्य ढंग से नहीं कर पाएंगे। अगर हम कोई कार्य ढंग से नहीं कर पाएंगे तो हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी, हमारे ऊपर एक बोझ रहेगा, हम मानसिक रूप से अच्छा फील नहीं करेंगे, हमारे शरीर में संक्रमण बढ़ जाएगा और हमारे जो लोगों के साथ संबंध है वो भी अच्छे नहीं होंगे। क्योंकि जब हम खुद ही खुश नहीं हैं तो हम दूसरों को क्या खुशी देंगे। इसलिए ये तीनों ही स्तर किस पर निर्भर करते हैं? जो भोजन हम ले रहे हैं, और हम कार्य भी उसी क्षमता से कर पाते हैं जैसा हम आहार और पोषण प्राप्त करते हैं। यानी आपने देखा होगा, हम अक्सर अपने किसी अच्छे काम से पहले बहुत अधिक हैवी भोजन नहीं करते हैं या बहुत अधिक वसा का हम सेवन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमें नींद आने लगेगी, आलस होगी, सुस्ती होगी और थकान होगी। इसलिए जो हम भोजन और जो हम पोषण कर रहे हैं वो हमारी वर्किंग कैपेसिटी को बहुत हद तक प्रभावित करता है और हमारी कार्य करने की जो क्षमता होती है वो हमारी आय को, हमारी जीवन की गुणवत्ता को, हर पहलू को प्रभावित करती है, फिर चाहे हम किसी भी अवस्था में क्यों ना हों। कहने का अर्थ ये है कि आहार एवं पोषण का मुख्य कार्य है उत्पादन, जिसका हमारी उत्पादकता, आय और जीवन की गुणवत्ता आदि सभी क्षेत्रों पर पड़ता है। अगर हम बच्चों का उदाहरण लें तो बच्चों के पास अगर एनर्जी नहीं है तो उनका ध्यान पढ़ने में नहीं लगता है। पढ़ने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम शारीरिक परिश्रम नहीं कर रहे लेकिन हम मानसिक परिश्रम जरूर कर रहे होते हैं। हर अवस्था में, हर आयु में हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो हमें किससे मिलती है? हमारे आहार से, और वही हमारी उत्पादकता को प्रभावित करती है। अब हम बात कर लेते हैं कि हम जो आहार ले रहे हैं और हमारे द्वारा किए जाने वाला जो कार्य है उसके उत्पादन के बीच का संबंध वस्तुतः बहुत गहरा होता है। अतः बहुत अधिक भोजन करना या गलत खाद्य पदार्थों का सेवन हमारी उत्पादकता को गंभीर रूप से विकृत कर देता है। देखिए, हमने अभी अभी बात की थी कि उत्पादकता का भोजन से बहुत गहरा संबंध है। इसलिए अगर हम भोजन को बहुत अधिक मात्रा में ग्रहण कर रहे हैं तो वो भी हमारे शरीर के लिए सही नहीं है। क्यों? मोटापा आ जाता है, हृदय संबंधी बीमारियां आ जाती
जाती हैं, वसा का जमाव हो जाता है और भी अनेक रोग हमारे शरीर को घेर लेते हैं और हम कार्य सही ढंग से नहीं कर पाते और हम बीमार हो जाते हैं और हमारी उत्पादकता प्रभावित होती है। या हम ऐसा भोजन ले रहे हैं जो गलत है। गलत से हमारा आशय है जिसमें पोषक तत्व नहीं है, बल्कि वो हमारे शरीर को रोग मुक्त नहीं कर रहा, बल्कि वो हमारे शरीर को बीमार बना रहा है। जब आप बेहतर उत्पादन ही नहीं कर पाएंगे तो फिर आपकी आय भी प्रभावित होगी और आपकी आय से आपके जीवन की गुणवत्ता भी उस प्रभावित होगी, उसमें गिरावट आएगी। यानी ये सारी बातें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इनका बहुत गहरा संबंध है। हमारा जो भोजन है उससे हमारी उत्पादकता प्रभावित हो रही है, हमारी आय प्रभावित हो रही है और हमारी अगर आय प्रभावित हो रही है तो हमारे पास पैसे कम होंगे, हम गरीबी की ओर चले जाएंगे और हमारी जो जीवन की क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, उसमें गिरावट आ जाएगी। तो ये है संबंध आय का, उत्पादकता, जीवन की गुणवत्ता का और हमारे आहार का। इसलिए हमेशा हमें अच्छा आहार ग्रहण करना चाहिए, ऐसा जिसमें हमारे शरीर के हिसाब से सारे पोषक तत्व मौजूद हों। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। पोषण मानसिक और दृष्टि संबंधी अशक्तता और जीवन की गुणवत्ता से कैसे जुड़ा हुआ है? अभी हमने बात की हमारी आय से, उत्पादकता से पोषण कैसे जुड़ा हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो न्यूट्रिशन है वो हमारी मानसिक अशक्तता से और दृष्टि संबंधी अशक्तता से कैसे जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पोषण और मानसिक अशक्तता का, यानी कि हमारी जो मानसिक कमजोरी है उसका पोषण से क्या संबंध है। देखिए, हमारे भोजन के जो विकल्प हैं वो हमारी मानसिक दशा को, यानी मनोदशा को और मानसिक जो स्वास्थ्य है उसको बहुत अधिक तक प्रभावित करते हैं। इसे हम कहते हैं खाद्य मनोदशा संबंध। बच्चों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि खाद्य मनोदशा संबंध किसे कहा जाता है। पोषण हमारे मानसिक स्वास्थ्य को, हमारे जो मनोदशा है उसको प्रभावित करता है। इसी को हम क्या कहते हैं? खाद्य मनोदशा संबंध। इसे हम और अच्छे से समझ लेते हैं। कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि जो लोग स्वस्थ भोजन नहीं लेते हैं उनमें अवसाद या अन्य मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों के लक्षण की संभावना अधिक होती है। वो तनाव से घिरे रहते हैं, वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, निराशा में रहते हैं, संतुष्ट नहीं होते, उनके भावात्मक संबंध अच्छे नहीं होते, उनके जो सोशल रिलेशन है या परिवार में अपने संबंध हैं वो भी अच्छे नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसका हमारे भावों से भी संबंध होता है। इसलिए हम ये ध्यान रखते हैं कि भोजन हम ऐसा बनाएं जो स्वाद से पूर्ण हो और हमारे मस्तिष्क को, हमारे मन को भी संतुष्टि प्रदान करें। आपने देखा होगा, अगर हम राजस्थान के निवासी हैं और हम राजस्थान से बाहर कहीं हैं, हमें वहाँ पर भोजन पसंद नहीं आ रहा या हमें वहाँ का टेस्ट है वो कम अच्छा लग रहा है और अचानक हमें राजस्थानी भोजन वहाँ मिल जाता है, तो हम बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं, हम मानसिक रूप से संतुष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस भोजन का हमारे भावों के साथ संबंध होता है। इस प्रकार खाद्य पदार्थ के पोषक तत्वों और भावनात्मक रूप से बेहतर होने के मध्य एक महत्वपूर्ण संबंध दृष्टिगोचर होता है। हम इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो हमारी माँ के हाथ की या हमारी बहन के हाथ की हमारी फेवरेट होती हैं। हमारी शादी हो गई या हम कहीं दूर रह रहे हैं या किसी कारण से हम अपनी माँ या बहन के साथ नहीं रह रहे हैं और अचानक हमें ऐसी वस्तुएं खाने को मिल जाती हैं जो उनके हाथ की बनी हुई हैं या जिसका स्वाद उनके हाथों जैसा है, तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और हमारी जो प्रसन्नता है, हमारी जो खुशी है, वो हमारे स्वास्थ्य को बहुत अधिक प्रभावित करती है। इतना ही नहीं, कुछ भोजन में ऐसे तत्व भी होते हैं जो हैप्पी हार्मोन्स देते हैं हमें, यानी जिनसे हम खुश हो जाते हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि भोजन हमेशा प्रसन्न मन से करना चाहिए, गुस्से में कभी भोजन नहीं करना चाहिए, जल्दी जल्दी कभी भोजन नहीं करना चाहिए, आराम से हमेशा चबा चबा कर भोजन करना चाहिए। अतः एक स्वस्थ आहार है वो सुरक्षात्मक होता है, हमें सुरक्षा प्रदान करता है, हमें सिक्योरिटी देता है, जबकि एक अस्वस्थकर आहार है अवसाद और चिंता का जोखिम कारक है। जो अनहेल्दी फूड है हमें निराशा की और
डिप्रेशन की ओर, चिंता की ओर ले जाता है। हम जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं उनका मुकाबला नहीं कर सकते और जीवन के संघर्ष में हम हार जाते हैं अगर हम अनहेल्दी फूड लेते हैं तो। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हमेशा घर का हेल्दी फूड ही लें जो पौष्टिक तत्वों से भरपूर हो। अभी हमने बात की पोषण का संबंध था हमारे मानसिक स्वास्थ्य से या मानसिक अशक्तता से। अब हम बात कर रहे हैं पोषण और दृष्टि संबंधी अशक्तता, यानी पोषण का हमारी दृष्टि से, हमारे देखने से, हमारे आँखों से क्या संबंध है। हमारी आंखें संवहनी हैं, जिसका अर्थ है कि हमारी आंखों को जो स्वस्थ रखने वाली रक्त वाहिकाएं होती हैं उन्हें बेहतर बनाए रखने के लिए हृदय को स्वस्थ आहार देना महत्वपूर्ण होता है। देखिए, अगर हमारा हृदय स्वस्थ है तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय से ही हमारे सारे अंग जुड़े हुए हैं। तो जो रक्त वाहिकाएं हमारी आंखों को पोषण प्रदान कर रही हैं उनको स्वस्थ रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो हार्ट है वो स्वस्थ रहे। और अगर हमारा हार्ट हम स्वस्थ रखना चाहते हैं, हमारे हृदय को, तो हमें ऐसा आहार लेना है जो हमारे हृदय के लिए सही है या ज़रूरी है। छोटी कोशिकाएं आपके रेटिना को पोषक तत्व और ऑक्सीजन प्रदान करती हैं। देखिए, जो छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं हमारी आँख के अंदर जो रेटिना होता है उसको पोषक तत्व प्रदान करती हैं और ऑक्सीजन देती हैं। क्योंकि ये नसें बहुत सूक्ष्म यानी कि छोटी होती हैं, अतः लगातार चर्बी जमा होने से ये अवरुद्ध हो जाती हैं। देखिए, हम बार बार आपको समझाते हैं या आपको सिखाया जाता है कि मोटापा आपके लिए सही नहीं है। आपको अधिक वसा वाला, आपको अधिक चर्बी वाला, फैट वाला भोजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे ना केवल मोटापा आता है बल्कि आपकी आंखों को भी नुकसान पहुंचता है। अधिक चर्बी वाला भोजन लेने से हम आंखों से संबंधित अनेक रोगों के शिकार हो जाते हैं। इसलिए अगर हम अपनी दृष्टि की, अपने विज़न की, अपनी साइट की, अपनी आंखों की, अपनी नज़र की देखभाल चाहते हैं तो हमें ऐसा भोजन लेना है जो चर्बी से युक्त ना हो। कौन कौन से रोग हो जाते हैं अगर हम अपने आंखों की देखभाल नहीं करते या हम ऐसा भोजन लेते हैं जिसमें शर्करा अधिक हो या स्टार्च अधिक हो, तो हमारी आंखें एक उम्र संबंधित धब्बेदार अधःपतन, जैसे हम कहते हैं AMD इंग्लिश में, उसकी चपेट में आ जाती हैं। AMD से हमारा आशय है एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजेनरेशन, यानी कि एक ऐसा रोग जो अधिक उम्र में होता है और हमारी रेटिना का जो पार्ट है मैक्यूला उसे वो डैमेज कर देता है, जिसके कारण हमारी आंखों की रोशनी बहुत अधिक प्रभावित होती है। इतना ही नहीं, कई बार हमें दिखना भी बंद हो जाता है। तो देखिए कितना बड़ा जोखिम है अगर हम स्वस्थ भोजन नहीं लेते हैं तो। इंसान अंधा भी हो सकता है, उसकी आंखों को रोग हो सकते हैं। इतना महत्वपूर्ण संबंध होता है हमारे पोषण का, हमारे स्वास्थ्य से, हमारी मानसिक अशक्तता से, हमारी दृष्टि संबंधी अशक्तता से। लेकिन अन्य बहुत से खाद्य पदार्थ और उनके पोषक तत्व आपकी दृष्टि को बनाए रखने हेतु महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यानी कि अगर हम शर्करा और स्टार्च ले रहे हैं तो हमें AMD हो सकता है, लेकिन अगर हम हमारी नज़रों को, हमारी आँखों को, हमारी दृष्टि को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे पोषक पदार्थ होते हैं जिनसे हम हमारी आंखों की देखभाल कर सकते हैं, जैसे विटामिन C, E, जिंक, ग्लूटिन, जेकेंसिन, ओमेगा 3 फैटी एसिड आदि सभी नेत्र स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कहने का आशय ये है कि अगर हम अपनी आंखों का ध्यान रखना चाहते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारे भोजन में ये सारे पोषक तत्व मौजूद होने चाहिए। इनकी हम बात हमारे थर्ड लेसन में कर चुके हैं। और हमें ये विटामिन C किससे मिलता है? खट्टे फलों से, यानी खट्टे फलों में विटामिन C की मात्रा प्रचुरता में होती है। स्टूडेंट्स, आपको एक छोटा सा काम करना है, अपनी नोटबुक में ये सारे पौष्टिक तत्व लिखने हैं और आपको पता लगाना है कि ये किस में पाए जाते हैं।
जो आपकी आंखों को स्वस्थ रखते हैं। ये हमारी मोतियाबिंद से आंखों की धुंध को रोकने में भी मदद करते हैं। यानी अगर हम अपनी आंखों की देखभाल करते हैं, जो पौष्टिक तत्वों की हम अभी बात कर रहे हैं वो हम लेते हैं, तो आंखों से संबंधित अनेक बीमारियों को हम रोक सकते हैं, जो कि है मोतियाबिंद या आंखों के आगे धुंध आ जाना, यानी कि धुंधला दिखाई देना। देखिए, हमें केवल छोटी छोटी सावधानियां रखनी है और हम बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। बड़े बड़े ऑपरेशन से, बड़ी बड़ी सर्जरी से, बड़ी बड़े जो हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, उनके पास जाने से हम बच सकते हैं अगर हम अपनी आंखों की देखभाल रखते हैं या ऐसा भोजन लेते हैं जो पौष्टिक है। पोषण और जीवन की गुणवत्ता। देखिए, जो अच्छा पोषण होता है, यानी कि ऐसा पोषण जो हमें कुपोषण से बचाता है। कुपोषण से हमारा आशय क्या है? अति पोषण और अल्प पोषण। तो अच्छा जो पोषण होता है वो हमें कुपोषण से बचाता है, यानी ना ही हम अति ओवर न्यूट्रिशन के शिकार होते हैं, ना ही हम माल न्यूट्रिशन के शिकार होते हैं। तो उसके खतरे को कम कर देता है अच्छा पोषण। और आहार की कमी से, भोजन की कमी से जो भी हमें बीमारियां होती हैं उनको रोकता है, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे हम किसी भी संक्रमण की, किसी भी रोग की चपेट में नहीं आते हैं। और अगर हम स्वस्थ हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, तो हम इष्टतम कामकाज भी कर लेते हैं, यानी हमारी वर्किंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, हमारी कार्य करने की क्षमता दुगनी हो जाती है। जितना कार्य, जितनी ऊर्जा से हम करना चाहते हैं हम आसानी से कर लेते हैं, हमारी आय बढ़ जाती है, हमारी इनकम बढ़ने से जीवन की उत्पादकता बढ़ जाती है, और जीवन की उत्पादकता बढ़ने से स्वास्थ्य से संबंधित जो हमारी जीवन की गुणवत्ता है वो भी बढ़ जाती है। तो इतना गहरा संबंध है पोषण का हमारे जीवन से, हमारी दृष्टि से, हमारे मानसिक स्तर से, हमारे सामाजिक स्तर से और हमारे शारीरिक स्तर से। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। आहार संबंधी स्वास्थ्य विज्ञान और निजी स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित खराब स्वास्थ्य विज्ञान की रीतियों को पहचानिए। हमने इसकी डिटेल में बात की थी स्टूडेंट्स, जल्दी से देखते हैं क्या है इसका आंसर। आहार संबंधी स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित खराब स्वास्थ्य विज्ञान की कुछ रीतियां हैं, उन्हें हम एक एक करके कर लेते हैं। घर के बाहर खाने के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि यह कम स्वच्छ होता है। देखिए, हम लोग बहुत अधिक पसंद करते हैं, स्पेशली टीनेजर्स, घर से बाहर खाना खाना, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, पार्टीज़ में। लेकिन जब भी हम घर से बाहर खाना खाते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि ये उतना स्वच्छ नहीं होता, उतना हाइजीन नहीं होता जितना हमारा घर का खाना होता है। और कभी कभी तो लोग बाहर खाना खाने के बाद बीमार हो जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार जब हम लगातार पार्टीज़ अटेंड कर रहे हैं, उसके बाद हमारे अचानक कभी पेट में दर्द हो गया, कभी हमें उल्टी हो गई, हमें डायरिया हो गया, हमें लूज मोशन हो गए, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। उसका यही कारण होता है कि जितनी स्वच्छता, जितनी साफ सफाई, जितना हाइजीन हम घर पे मेंटेन करते हैं उतनी स्वच्छता बाहर नहीं होती है, उसे कहीं पर भी दोहराया नहीं जा सकता है। यहाँ तक कि जितने भी प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट्स होते हैं, यानी कितना ही बड़ा होटल है, कितना ही बड़ा रेस्टोरेंट है, चाहे उसका कितना ही नाम क्यों ना हो, लेकिन हम ये सोचें कि वो हमारे घर के पौष्टिक भोजन से या उसकी स्वच्छता से मुकाबला कर पाए, तो ये नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि ऐसा कोई रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है, यानी बहुत कम चांसेस हैं कि जितनी साफ़ सफाई हम घर में रख रहे हैं उतनी बाहर रखी जाए। देखिए, इसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि घर में हर व्यक्ति पर हमारी नज़र होती है, हम उन्हें जानते हैं। रेस्टोरेंट में व्यक्ति जो खाना ला रहा है, भोजन उत्पादों को ला रहा है, वो कोई और होता है, जो खाना बना रहा है वो कोई और होता है, जो हमें खाना सर्व कर रहा है वो कोई और होता है, खाना बनाने के जो बर्तन हैं, जो हमें क्रॉकरी दी जा रही है, उनकी साफ़ सफाई करने वाला कोई और है। तो कहीं पर भी चूक हो जाती है तो वो हमारे भोजन को, हमारे पोषण को, हमारे स्वास्थ्य को सीधा प्रभावित करती है। जब बात भोजन के स्वाद की आती है और बाहर के खाने की पोषण संबंधी स्वास्थ्य सामग्री की, तो वो बेहतर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सभी रेस्टोरेंट भोजन की पोषण सामग्री पर ध्यान नहीं देते, किंतु कुछ ही ऐसे रेस्टोरेंट हैं जो उस पर ध्यान देते हैं। देखिए,
रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में इस बात का तो ध्यान रखा जाता है कि भोजन का स्वाद अच्छा हो, या उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो, या उसकी जो डेकोरेशन है, सजावट है, गार्निशिंग है, वो अच्छी हो। लेकिन बहुत कम रेस्टोरेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें इस बात का ध्यान रखा जाए कि भोजन पौष्टिक तत्वों से भरपूर हो, एक बैलेंस डाइट हो, या हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। ऐसा ध्यान हर रेस्टोरेंट में, हर होटल में नहीं रखा जाता है। बाहर खाने के साथ मुख्य समस्या एक और भी है कि कोई भी ये निश्चित नहीं होता कि किस रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट और मन मुताबिक भोजन मिलेगा। कई बार हम क्या करते हैं, बड़े चाव से बाहर जाते हैं कि आज हम बाहर का अच्छा टेस्टी फूड खाएंगे, लेकिन कई बार वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है, हमारे पसंद के, हमारी स्वाद के अकॉर्डिंग नहीं होता, या कई बार वो बहुत ज़्यादा फीका होता है, तो हमें मानसिक संतुष्टि भी नहीं मिलती है। इसलिए अच्छी कीमत अदा करने पर भी, यानी हम पैसा भी अधिक खर्च करते हैं, क्योंकि देखिए घर में जो हम भोजन करते हैं वो इतना महंगा नहीं पड़ता है, लेकिन बाहर जो भोजन होता है उसके लिए हमें अच्छी खासी कीमत चुकानी पड़ती है। तो इतना पैसा खर्च करने के बावजूद, अच्छी खासी कीमत देने के बावजूद भी आपको सही भोजन नहीं मिल पाता। और ये नेचुरल सी बात है, ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि अगर आप फैमिली के साथ गए हैं, अपने फ्रेंड सर्किल के साथ गए हैं, अपने रिलेटिव के साथ गए हैं, तो सबको निराशा हाथ लगती है कि आए तो किस पर्पज़ से थे और हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हम एंजॉय करने आए थे, बल्कि हम एंजॉय तो नहीं कर पाए, बल्कि इसका उल्टा हो गया। निजी स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित खराब स्वास्थ्य विज्ञान की रीतियाँ। अब हम बात कर लेते हैं हमारी पर्सनल हाइजीन से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें। बाहर खाना खाने पर विभिन्न तरह के व्यंजनों की जो उपलब्धता होती है वो हमें अधिक से अधिक खाना खाने के लिए प्रेरित करती है। देखिए, भोजन का संबंध हमारे मन से भी होता है, हमारे दिमाग से भी होता है। तो जब हम बाहर भोजन करते हैं तो हमें हमारी पसंद के बहुत सारे भोजन की उपलब्धता हमें दिखती है, इतनी सारी वैरायटी होती है, जिसे देखकर हमारा मन लालच में आ जाता है, हमारे मुंह में पानी आ जाता है। और जो भोजन हम नहीं भी खाना चाहते, या हमारे लिए सही नहीं है, या हमें भूख नहीं है, तो भी हम आवश्यकता से अधिक भोजन कर लेते हैं, इतने सारे व्यंजनों की उपलब्धता को देखते हुए, जो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता। इसलिए हम क्या करते हैं, भूख मिटाने की बजाय अधिक से अधिक भोजन खा लेते हैं। हम ये भी खा लें, हम वो भी खा लें, हमारा मन नहीं भरता, हमारा पेट भर जाता है, लेकिन हम फिर भी खाते जाते हैं। हम आवश्यकता से अधिक भोजन ले लेते हैं और घर के खाने की तुलना में अधिक कैलोरी प्राप्त करते हैं, यानी जितनी कैलोरी हमें चाहिए उससे ज़्यादा कैलोरीज हम ले लेते हैं बाहर के खाने से। इससे हम मोटापे के शिकार हो जाते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम मोटापे के शिकार हो गए, हमारा वजन अधिक बढ़ गया, तो बहुत सारी बीमारियां बिना निमंत्रण के, बिना इनविटेशन के ही हमारे शरीर को घेर लेती हैं। बाहर का खाना आपके शरीर में जो सोडियम का स्तर है, जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, उसको भी बढ़ा देता है। इससे हमें अनेक छोटी छोटी और अनेक बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। हमें अक्सर सिरदर्द की शिकायत रहती है, हम माइग्रेन के शिकार हो जाते हैं। इतना ही नहीं, हमारे शरीर में मोटापा आ जाता है, और भी बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट होते हैं हमारी फिज़िकल हेल्थ पर, जब हम जंक फूड, फास्ट फूड या बाहर का खाना अधिक खाते हैं। तो बच्चों, मैं आपको बहुत ज़्यादा डरा नहीं रही हूँ कि आपको बाहर का खाना कभी नहीं खाना, लेकिन हमें कुछ चीज़ों का बहुत अधिक ध्यान रखना है, ताकि हमारा जो शरीर है, जो हमारे लिए वेल्थ है, उसका हम ध्यान रखें। सोडियम के प्रभाव से क्या क्या होता है बच्चों, अभी हमने बात की थी कि सोडियम और कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है अगर हम बाहर का खाना अधिक खाते हैं, और अगर ये लेवल बढ़ जाता है तो ब्लड प्रेशर, निर्जलीकरण और संभावित रूप से गुर्दे की बीमारियां हो जाती हैं। यानी कि निर्जलीकरण से हमारा आशय क्या है, डिहाइड्रेशन, जब हमारे शरीर में जल की कमी हो जाती है। और ये एक बहुत खतरनाक बीमारी है। अगर हमारे शरीर में जल की कमी हो जाती है तो कई बार व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। हमारी किडनी है, हमारे लंग्स हैं, उन पर भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है अगर हमारे शरीर में सोडियम और कोलेस्ट्रॉल का लेवल अधिक होता है। तो रेस्टोरेंट में जो खाद्य पदार्थ होते हैं, विशेष रूप से हम फास्ट फूड की बात कर रहे हैं, उनमें घरेलू खाद्य पदार्थों की तुलना में जो संतृप्त वसा है, जो ट्रांस वसा है, वो अधिक होती है, जिससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। यानी कि सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट, ये क्या करती हैं, हमारा जो हार्ट है उसमें जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसको बहुत अधिक बढ़ा देती हैं, जिससे हमारा जो शरीर है उसमें हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। स्ट्रोक का जो खतरा है वो
अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि बाहर के खाने में जो शर्करा है, जो मसाले हैं, उनकी मात्रा भी बहुत अधिक होती है। इसके अलावा जो लोग नॉनवेज खाते हैं, मांस और स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ भी सेहत के लिए अनुकूल नहीं होते, क्योंकि जो लोग लाल मांस खाते हैं उनमें जो स्ट्रोक का खतरा है, हार्ट अटैक का जो खतरा है, हृदय संबंधी जो बीमारियां हैं, वो 41% तक उसका जोखिम बढ़ जाता है उनकी कंपैरिजन में जो लाल मांस नहीं खाते हैं। तो इसलिए हमें बहुत अधिक सावधानी बरतनी चाहिए, बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए जब भी कभी हम बाहर खाना खा रहे हैं। बाहर का खाना आपको थैलेट के काफ़ी करीब ले जाता है और विभिन्न रसायनों से ग्रसित कर देता है। थैलेट क्या है बच्चों? ऐसे इंडस्ट्रियल केमिकल्स, ऐसे औद्योगिक रसायन जो प्लास्टिक को ड्यूरेबल बनाने के लिए, लचीला बनाने के लिए, उसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। बहुत सारे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में, इतना ही नहीं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स में इसका प्रयोग किया जाता है। और जब हम बाहर खाना खाते हैं तो हम इसके बहुत अधिक करीब आ जाते हैं, हम बहुत अधिक रसायनों से ग्रसित हो जाते हैं। और जब हम फास्ट फूड खाते हैं विशेष रूप से, तो हम अनजाने में इन रसायनों का भी सेवन कर चुके होते हैं, जो हमारे शरीर में हार्मोन को प्रभावित करते हैं और हमारा जो शरीर है उसमें हार्मोन का असंतुलन यानी कि बैलेंस बिगड़ जाता है। और यह संदेह बना रहता है कि बाहर का जो खाना है प्लास्टिक पैकेजिंग, दस्ताने और अन्य सामग्री के संपर्क में रहता है, जो हानिकारक है। देखिए, जब भोजन को बनाया जाता है बाहर, तो आपने देखा होगा बहुत सारी प्लास्टिक आइटम्स का उसमें यूज़ किया जाता है, जो हमें किसके करीब ले जाता है? थैलेट की, जिसकी अपने अभी बात की थी। और जो पैकिंग होती है खाने की, और भी बहुत सारी सामग्री होती है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित होती है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, स्वास्थ्य विज्ञान का समुचित प्रयोग कैसे किया जा सकता है और आहार को कैसे अधिक सुरक्षित बनाया जा सकता है। इसके साथ साथ हमें ये भी बताना है कि बीमारी के खतरे को बढ़ाने वाले विभिन्न पहलू कौन से हैं और इसके सुधारात्मक उपाय हमें बताने हैं। तो हम एक एक करके इनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्वास्थ्य विज्ञान का समुचित प्रयोग। देखिए, जो स्वास्थ्य विज्ञान है वो व्यावहारिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जो कि मानव और पशुओं के स्वास्थ्य से संबंधित है। इसके दो भाग हैं। एक भाग में तो स्वास्थ्य का अध्ययन, शोध और ज्ञान किया जाता है, यानी रिसर्च की जाती है, नॉलेज की जाती है ना। और दूसरे विज्ञान में, यानी इसका जो दूसरा भाग है, उसमें स्वास्थ्य सुधार और बीमारियों के इलाज में उस ज्ञान का प्रयोग किया जाता है कि मनुष्य कैसे कार्य करते हैं, पशु कैसे कार्य करते हैं, उनके स्वास्थ्य से संबंधित जो बीमारियां हैं उन्हें कैसे दूर करना है, जो ज्ञान हमने अर्जित किया उसका प्रयोग कैसे करना है, इसका हम अध्ययन करते हैं स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत। स्वास्थ्य विज्ञान का मुख्य उद्देश्य, मुख्य लक्ष्य क्या होता है कि प्रत्येक मनुष्य की शारीरिक वृद्धि और विकास है वो अधिक से अधिक बेहतर ढंग से हो, सबका डेवलपमेंट, सबकी ग्रोथ बहुत अच्छी होनी चाहिए। यही जो हेल्थ साइंस है, स्वास्थ्य विज्ञान है, उसका लक्ष्य होता है। हमारा जीवन और भी अधिक तेजपूर्ण हो, शारीरिक ह्रास कम हो और भी अधिक धीमा हो, मृत्यु और भी अधिक देर से हो। यानी कि इतना ही इंश्योर नहीं करते हम कि हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छा हो, बल्कि हमारे जो जीवन का, शरीर का जो ह्रास है, उसमें जो गिरावट है वो कम होनी चाहिए और जो मृत्यु दर है वो कम हो, यानी मनुष्य की जो आयु है वो लंबी हो, मनुष्य की मृत्यु देर से हो। यही लक्ष्य है स्वास्थ्य विज्ञान का, उसके अध्ययन का। स्वास्थ्य के संवर्धन, संरक्षण और पुनर्स्थापन का ज्ञान स्वास्थ्य विज्ञान द्वारा ही हो सकता है। यानी अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखना, उसकी हिफाजत, उसकी देखभाल, उसका पालन पोषण, और इतना ही नहीं, अगर स्वास्थ्य खराब हो गया है तो उसे पुनः कैसे सही किया जाए, इसका ज्ञान जो है वो स्वास्थ्य विज्ञान द्वारा ही होता है। स्वास्थ्य विज्ञान के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य के सभी पहलुओं के बारे में शिक्षित करना स्वास्थ्य शिक्षा कहलाती है। बच्चों, आपने अपने सिलेबस में पढ़ा भी है स्वास्थ्य शिक्षा को, हेल्थ एजुकेशन को। उसमें लोगों को हेल्थ के सभी पहलुओं से, हेल्थ रिलेटेड
सारे जितने भी एस्पेक्ट होते हैं उनके बारे में जागरूक करना, उनके बारे में बताना, उनका ज्ञान देना ही क्या कहलाती है? स्वास्थ्य शिक्षा कहलाती है। इस प्रकार स्वास्थ्य शिक्षा ऐसा साधन है जिससे कुछ विशेष योग्य और शिक्षित व्यक्तियों की सहायता से जनता को स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान और औपसर्गिक और विशिष्ट व्याधियों से बचने का उपाय का प्रसार किया जाता है। कुछ विशेष योग्य और शिक्षित व्यक्तियों से हमारा क्या आशय है? जितने भी व्यक्ति हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए होते हैं, फिर चाहे वो डॉक्टर हैं, नर्स हैं, सर्जन हैं, कोई भी जो व्यक्ति हैं जो पूरी जनता को रोगों से बचाते हैं, उनके लिए अलग अलग तरह के उपाय करते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा यानी कि हेल्थ एजुकेशन के अंतर्गत पर्यावरण का स्वास्थ्य, दैहिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, भावात्मक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य सभी आते हैं। देखिए, जब हम हेल्थ एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो जिस पर्यावरण में, जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं उसके स्वास्थ्य की भी चर्चा की जाती है, क्योंकि अगर पर्यावरण प्रदूषण है तो हमारा शरीर चाहे कितना ही स्वस्थ क्यों ना हो, हम बीमार हो जाएंगे। हमारा शरीर का स्वास्थ्य बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारी जो सोशल हेल्थ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारे समाज में संबंध कैसे हैं, हमारा मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, हम इमोशनली कितने स्ट्रांग हैं, हम निराश तो नहीं हैं, हम तनाव तो नहीं हैं, हमारी जो स्पिरिचुअल हेल्थ है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। अब बात आ रही है कि आहार को सुरक्षित कैसे बनाया जाए। देखिए, खाद्य सुरक्षा का उपयोग एक वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में किया जाता है जो खाद्य पदार्थों को संभालने, तैयार करने और भोजन के भंडारण का वर्णन ऐसे तरीकों से करता है जिससे खाद्य द्वारा उत्पन्न बीमारियों को रोका जा सकता है। देखिए बच्चों, यहाँ हम बात कर रहे हैं फूड सेफ्टी की, यानी फूड सेफ्टी का हम उपयोग कैसे करते हैं, इसका आशय क्या है? इसका आशय ये है कि जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको हमें स्टोर कैसे करना है, उनको हमें कैसे संभाल के रखना है, उनको हमें कैसे तैयार करना है, ऐसे कौन से तरीके अपनाना है हमें जिससे खाने से जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं उन्हें हम रोक सकें। मैंने आपको बताया था कि दूषित भोजन करने से हमारे शरीर में बहुत अधिक बीमारियां हो जाती हैं। तो खाद्य सुरक्षा में हम ऐसे तरीकों का अध्ययन करते हैं कि जो भोजन हम खा रहे हैं उसका स्टोरेज हम कैसे कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था भोजन का जो भंडारण है उसका स्टोर करने का तरीका अलग अलग होता है। किसी फूड प्रोडक्ट को गर्मी में रखा जाता है, किसी फूड प्रोडक्ट को रेफ्रिजरेटर यानी ठंडे स्थान पर रखा जाता है। बहुत सारे भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उनमें दवाइयों का प्रयोग करा जाता है। हमें ये ध्यान रखना होता है कि उनमें कीड़े नहीं पड़ जाएं, कीट और कृमि वाला भोजन हम नहीं लें, या भोजन तैयार करने में भी कुछ सावधानियां हमें बरतनी होती है। इतना ही नहीं, भोजन जब लाया जा रहा है किस कंटेनर में वो लाया जा रहा है, कहाँ से वो खरीदा जा रहा है, हर बात का ध्यान रखा जाता है। किसके अंतर्गत? खाद्य सुरक्षा यानी फूड सेफ्टी के अंतर्गत। उचित भंडारण, स्वच्छता उपकरणों का प्रयोग, उचित कार्यस्थान, हीटिंग और पर्याप्त तापमान तक ठंडा करना, अन्य उपयुक्त खाद्य पदार्थों के संपर्क से बचने से खाद्य संदूषण की संभावना बहुत अधिक कम हो जाती है। देखिए, कई बार भोजन से हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। जो दूषित भोजन होता है या खाद्य का संदूषण है उसे हम कैसे रोक सकते हैं? अगर हमें ये पता हो कि भोजन को हमें जो स्टोर करना है उसका जो भंडारण है उसका सही तरीका क्या है, या भोजन को गर्म करने का सही तरीका क्या है, या भोजन को किस तापमान पे पकाना है, उसको कैसा पर्याप्त तापमान देना है, या अनेक बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो खाद्य पदार्थों के संपर्क में नहीं आना चाहिए, भोजन को ढक कर रखना है। ऐसे जो तरीके हैं ये भोजन को संदूषित होने से, खराब होने से बचाते हैं। कस कर सील किए गए पानी और वायुरोधी कंटेनर प्रयुक्त करना अच्छे उपाय हैं। देखिए, हम आपको हमेशा कहते हैं भोजन को ढक कर रखो, इतना ही नहीं, पानी है उसे भी ढक कर रखना चाहिए। कसकर सील करने से हमारा आशय है एयर टाइट, बिल्कुल वायुरोधी, यानी वायु का प्रवेश नहीं हो। तो जब वायु का प्रवेश नहीं होगा तो हम संक्रमण से भी बच जाएंगे। संक्रमण से हम बच जाएंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और हम बीमार नहीं होंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने खाद्य स्वच्छता के 5 प्रमुख सिद्धांत हैं वो हमें बताए हैं। पहला है भोजन को लोगों
पालतू जानवरों और कीटों से फैलने वाले रोगजनकों के साथ दूषित होने से हमें रोकना है। यानी कि ऐसे लोग जिनको कोई संक्रामक बीमारी है, ऐसे पालतू जानवर या ऐसे कीट जो रोगों को फैलाते हैं, उनसे हमें भोजन को बचाना है ताकि भोजन दूषित ना हो। भोजन को दूषित होने से बचाने के लिए पके हुए खाद्य पदार्थों को दूषित होने से रोकना है। कई बार हम फूड प्रोडक्ट्स तो अच्छे ले रहे हैं, लेकिन उनको पकाने के बाद वो भोजन है वो दूषित हो जाता है, तो हमें इसका ध्यान रखना है। इसके लिए हमने छोटी छोटी बहुत सावधानियों की बात की थी। हमारा जो लेसन का लास्ट टॉपिक था उसमें, उसे आप अच्छे से देखिए। रोगजनकों को नष्ट करने के लिए भोजन को उचित समय तक उचित तापमान पर पकाना है। कई बार भोजन में ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो भोजन को अगर हम ढंग से पकाते हैं तो वो नष्ट हो जाते हैं और हमारे शरीर को बीमार नहीं करते, लेकिन हमें इसका ज्ञान होना चाहिए कि किस तापमान पर कितनी देर तक भोजन को पकाना है। भोजन को उचित तापमान पर स्टोर करना और सुरक्षित पानी और कच्ची सामग्रियों को प्रयोग करना। यानी हम अच्छा भोजन ले भी आए, हमने उसे लोगों से या अन्य संक्रमण से बचा भी लिया, हमने उसे अच्छे से पका भी लिया, लेकिन अब ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम उसे स्टोर कर रहे हैं तो जो टेम्परेचर है वो उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुकूल होना चाहिए। और हम जितनी भी सामग्रियों का, जितने भी फूड प्रोडक्ट्स का, जितनी कच्ची सामग्री का हम प्रयोग कर रहे हैं, जिस पानी का हम प्रयोग कर रहे हैं, वो स्वच्छ होना चाहिए, वो सुरक्षित होना चाहिए। बीमारी के खतरे को बढ़ाने वाले विभिन्न पहलू। अब हम बात कर रहे हैं कि ऐसे कौन से पहलू हैं जो बीमारी के रिस्क को, बीमारी के खतरे को बढ़ा देते हैं। बहुत सारे पर्यावरणीय कारक ऐसे होते हैं जो संक्रामक रोगों के प्रसार को प्रभावित करते हैं और महामारी का कारण बनते हैं। देखिए, बहुत सारे रोग ऐसे होते हैं जो संक्रामक होते हैं, जो इन्फेक्शस होते हैं, ऐसे डिजीज़ जो छूने से फैल रही है, छींकने से, खांसने से फैल रही है, तो ये कई बार महामारी का रूप धारण कर लेती है। महामारी की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा इसका उदाहरण है कोविड यानी कि कोरोना। तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण हमें किस बातों का ध्यान रखना है? जल आपूर्ति। जो हम जल का उपयोग कर रहे हैं वो स्वच्छ है या नहीं, वो जल साफ सुथरा है या नहीं है। खाद्य का, यानी जो हम भोजन ले रहे हैं। स्वच्छता यानी कि शौचालय की सुविधाएं, यानी कि हम खुले में शौच नहीं कर रहे हैं, सीवरेज का निपटान सही तरह से नहीं हो रहा है, या हम अपने टॉयलेट में हाइजीन को या स्वच्छता को नहीं बनाए रख रहे हैं, वहाँ अधिक बहुत ज़्यादा रोग हैं या वहाँ अधिक कीटाणु हैं, इनका भी हमें ध्यान रखना है। हमारी जलवायु का, जिस स्थान पर हम रह रहे हैं वहाँ प्रदूषण अधिक नहीं होना चाहिए। सुरक्षित पानी की कमी, अपर्याप्त मल त्याग की सुविधा और खराब स्वच्छता, निम्न रहन सहन रहने की स्थिति और असुरक्षित भोजन, ये सारी डायरिया जनित बीमारियों का कारण बन सकते हैं। देखिए, हमें कई बार डायरिया हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता हमें क्यों दस्त हो रहे हैं, उल्टी हो रही है ना। उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? सबसे पहले नंबर पे उसमें आता है पानी। अगर हम सुरक्षित पेयजल नहीं ले रहे हैं, हमारा पानी साफ नहीं है, स्वच्छ नहीं है, तो हमें डायरिया हो जाता है। या अपर्याप्त मल त्याग की सुविधा, यानी खुले में शौच करना, शौचालय में सफाई नहीं है या शौचालय का हम सही ढंग से प्रयोग नहीं कर रहे हैं। और खराब स्वच्छता, यानी हम पर्सनल साफ सफाई पर ध्यान नहीं रह रहे हैं, हमारी व्यक्तिगत स्वच्छता पर हम ध्यान नहीं रहे हैं, हम खाने से पहले, खाने के बाद हाथ नहीं धो रहे हैं, हम नियमित रूप से नहीं नहा रहे, या हम अपने बालों को सही से नहीं धो रहे हैं, हम मैले वस्त्रों का निरंतर प्रयोग कर रहे हैं, हमारा जो रहन सहन की स्थिति है वो सही नहीं है, या हमारा भोजन सही नहीं है, तो हमें डायरिया है, उस बीमारी का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है। ये रोग पीड़ा और आपातकालीन स्थिति में मृत्यु का एक प्रमुख कारण होता है। देखिए, हमें कितनी सामान्य सी बात लगती है डायरिया यानी उल्टी और दस्त, लेकिन कई बार ये मृत्यु का भी कारण बन जाते हैं। देखिए, जो जलवायु है वो भी अलग अलग तरीकों से रोगों के संचरण को प्रभावित कर सकती है। रोग वेक्टर यानी बीमारी जो फैलाने वाले बैक्टीरिया होते हैं, उनका वितरण, जनसंख्या का आकार स्थानीय जलवायु से बाहरी प्रभावित हो सकता है। कई बार ऐसे संक्रामक रोग होते हैं जिनसे पूरी की पूरी जनसंख्या जो होती है उसके चपेट में आ जाती है।
भारी बारिश के बाद बाढ़ का परिणाम सीवरेज ओवरफ्लो और व्यापक जल संदूषण हो सकता है। आपने देखा होगा कई बार बारिश बहुत अधिक हो गई या किन्हीं कारणों से बाढ़ आ गई, पानी ओवरफ्लो हो गया, सीवरेज का निपटान सही नहीं है, तो इससे क्या होता है, बहुत बड़े लेवल पे जो जल है वो प्रदूषित हो जाता है। इसके अलावा ये भी प्रमाणित है कि रोगजनकों का हवा धाराओं के साथ या हवा के माध्यम से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में फैलाया जाता है, यानी कि एयर पोल्यूशन, एयर के माध्यम से भी जो रोग हैं वो एक देश से दूसरे देश में, एक जिले से दूसरे देश में, एक स्थान से दूसरे देश में, एक स्थान से दूसरे स्थान में फैल सकते हैं। और हम इसके सुधारात्मक उपायों की बात करें तो पर्यावरण में अगर हम सुधार ला रहे हैं और बीमारियों को रोकने के लिए जो रणनीतियाँ बनाई जाती हैं उसका उपयोग करके हम अपने शरीर को, अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। हम इसे एक छोटे से उदाहरण से और अच्छे से समझ लेते हैं कि एक बीमारी है जो हमें बहुत बड़ी नहीं लग रही, जैसे कि डायरिया यानी कि दस्त, है ना। उसमें हमें केवल थोड़ा सा ही ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि हम जो जल ले रहे हैं वो सुरक्षित होना चाहिए, वो स्वच्छ होना चाहिए, वो साफ होना चाहिए, और हमें हमारी व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना है। हमें हाथ धोने को बढ़ावा देना है। हम खाने से पहले हाथ धो रहे हैं, खाने के बाद अपने हाथ धो रहे हैं, वॉशरूम यूज़ करने से पहले और बाद में हम अपने हाथों को धो रहे हैं। तो केवल छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रख रहे हैं तो हम बड़ी बड़ी बीमारियों से आसानी से बच सकते हैं। घरेलू खाना पकाने, हीटिंग और प्रकाश व्यवस्था के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकी और ईंधन का उपयोग करने से तीव्र जो श्वसन संक्रमण है, पुराने श्वसन रोग हैं, हृदय रोग हैं और जलन कम हो जाती है। अभी हमने बात की कि डायरिया, लूज मोशन इत्यादि को कैसे रोक सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि श्वास संबंधी जो बीमारियां हैं, हृदय के जो रोग हैं, जो जलन है पेट से संबंधित, उनको हम कैसे रोक सकते हैं। अगर हम घर का बना हुआ खाना खा रहे हैं, हम तापमान का इस्तेमाल सही कर रहे हैं, प्रकाश व्यवस्था के लिए हम अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ का प्रयोग कर रहे हैं, ईंधन का जो उपयोग है उसे हम सही तरीके से कर रहे हैं, तो हम हमारे शरीर को श्वसन रोगों से बचा सकते हैं, हृदय संबंधित रोगों से बचा सकते हैं और पेट के रोगों से बचा सकते हैं। और अगर हम प्रदूषण रोधी कानून बनाने और उसका पालन कर रहे हैं तो मनुष्य का जो धुआं है उससे संपर्क कम हो जाता है और उसके हृदय रोग और सांस की तकलीफ़ें कम हो जाती हैं। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसी लेसन के ख भाग की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।